अमेरिका की खुसूसी इलेक्शन सीरीज मेरा वोट क्या बदलेगा के साथ मैं हूं आयशा तंजीम। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके बरकी में, जहां शदीद सर्दी है। आज मैं बात कर रही हूं ज़राअत से मुंसलिक चंद शख्सियात से। मेरी पहली मेहमान है नाजली जावेद। नाजली का ताल्लुक शेखुपुरा से है, लेकिन उन्होंने उकाड़ा में किसानों के लिए, खासतौर पर किसान खवातीन के लिए बहुत काम किया है। मेरे दूसरे मेहमान हैं आमिर हयात भंडारा। इनका तारुफ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक डिजिटल किसान के तौर पर माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने ज़राअत में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। मेरे तीसरे मेहमान हैं चौधरी मोहम्मद हुसैन। चौधरी साहब अपने ख़ानदान के लिए खालिस दूध ढूंढते ढूंढते किसान बन गए, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है इबाद खान, जो 25 साल से ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। तो आप सब की वॉइस ऑफ अमेरिका में आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन की आमद आमद है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, नाजली आपसे शुरू करती हूँ कि आप और उकाड़ा में वो लोग जिनके साथ आप काम करते हैं, आप लोग वोट डालेंगे? जी, वोट डलेगा तो तब्दीली आएगी ना। हम तब्दीली की जब बात करते हैं, हकूक़ की बात करते हैं, तो वो वोट के ज़रिए ही आनी है। वैसा तो नहीं किसी ने देनी ना हमें। नहीं, लेकिन वोट से कभी तब्दीली आई है? मतलब 70 साल तो हो गए हैं, आप लोग तो पता नहीं कितने साल से वोट डाल रहे हैं, तो कितनी तब्दीलियां आ गई हैं आपके वोट से? नहीं वो नहीं है। देखिए, एक पाकिस्तान में जब असेंबली है, उसमें एक हमारी नुमाइंदा तो नहीं जाके वहाँ पे बैठता ना। नुमाइंदे तो वडेरों के होते हैं, उनके होते हैं, तो वो कहाँ से तब्दीली कैसे लाएंगे? तब्दीली इसी तरह आएगी कि अगर वो अपने बात सुनने वाले नुमाइंदे के पास जाएंगी और अपनी बात सुनने वाले नुमाइंदे को वोट दे के आगे भेजेंगी, तो फिर जाके कभी तो वो बोलेगा ही ना कि मेरे पीछे जो बैठी हुए हैं उनके लिए भी कुछ करें। तो कभी तो वो बोलेगा ही, भंडारा साहब बोलेगा कभी नुमाइंदा? देखें, नुमाइंदे मतलब आपके इलाके में पहले बताएं ना, आप लोग वोट डालेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली वोट हमारे इलाके के लोग जो डालते हैं, उससे उनको पता है तब्दीली आती है और आ रही है, क्योंकि हम निस्बतन, मैं निस्बतन कह रहा हूं, मैं पूरी तरह अवेयर इलाका नहीं कह रहा, निस्बतन हमारे देहात चूंकि सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब के बॉर्डर के ऊपर है, तो वो निस्बतन अवेयर है। चलें, आपकी जो तब्दीली है उस पर तो अभी हम आके बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पाकिस्तान में इम्प्रेशन तो ये है एक कि ज़्यादातर अवाम ये समझते हैं कि उनके वोट से शायद तब्दीली नहीं आती। क्यों चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब, आपके इलाके में लोगों का क्या ख्याल है? नीचे आपके जो वोटर हैं उनको बेसिकली आंका जा रहा होता है कि आपने वोट इसको देना है, इसको देना है, ना ही उनको पता है क्या होना है। जो अगर पढ़े लिखे लोग जो 10% अगर वो थोड़ा सा डेवलपमेंट करेंगे तो होगा, वरना नहीं होगा। आम जिंदगी में तो देखे ना, जब इंसान पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, वो बातें तो उनको तो पता होता है ना। मेरा बेटा स्कूल जाता है या बेटी स्कूल जाती है, नहीं जाती, मेरी बीवी बीमार होती है या अगर हामिला होती है उसके पास हॉस्पिटल है या नहीं, इसके लिए तो आपको डिग्री नहीं, नहीं चाहिए। इसमें जो जो बेसिकली गांव का आप कल्चर की बात कर रहे हैं, तो उनको ये सारा पता है, मगर उनकी कोई हेल्प करने वाला कोई भी नहीं। हेल्प तब भी होगी अगर आपका सिविल अस्पताल बेहतर होगा, और वो तब भी बेहतर होगा जो 10% लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, जो कंट्रोलर हैं, कि वो आया हॉस्पिटल को डेवलप कर रहे हैं या नहीं, या जो हुकूमत आई है, फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, आया वो हॉस्पिटल के लिए फंड देती या नहीं देती। अच्छा, हम इस पे आएंगे कि क्या आपके इलाके के लोगों को ये पता है कि जी बजट नहीं पहुंचता, लेकिन इबाद आपके इलाके में वोट डलता है? जी, वोट जितना शौक से और ज़ोर-शोर से देहात में इलेक्शन में हिस्सा लिया जाता है, शहरों में नहीं होता। जो शहर का वोटर है, उसको थाना, कचहरी, पटवारी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो अपनी सड़क बनवाने के लिए, अपने शहर की खूबसूरती के लिए वोट देता है। और जो देहात का वोटर है, उसको एक बड़े विशियस सर्कल में फँसा दिया गया है। वो पटवारी से बचता है तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, पुलिस से बचता है तो कचहरी में फँसा होता है। तो वो ऐसे नुमाइंदे को वोट देता है जो 24 घंटे उसके लिए इमरजेंसी सर्विस देता हो। यानी उसे रात 12 बजे भी अगर पुलिस पकड़ने आए तो वो नुमाइंदा हाजिर हो। तो वो ये नहीं देखता कि ये नुमाइंदा असेंबली में जाके क्या बात करेगा, इस बंदे का विजन क्या है, ये पानी के डैम्स के लिए क्या बात करेगा, ये एग्रीकल्चर के लिए, उसको कोई सरोकार नहीं है। उसका सरोकार लेकिन ये है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए, मैं अगर वोटू मुझे वोटर अगर हूँ और गांव में रहती हूँ, तो मुझे भी क्यों सरोकार हो? मेरा तो काम ये ना कि मेरी जो आम जिंदगी है, डे टू डे, मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे खानदान की, वो बेहतर हो। देखिए, देहात में जो लोग हैं उनके मसाइल कुछ और हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जो आपको बड़ी अजीब लगेगी, कि अगर एक किसान की भैंस और उसकी बीवी इकट्ठे बीमार हो जाएं, तो पहले भैंस को दवाई लेके देगा। अपनी बीवी, क्योंकि उसकी भैंस उसके घर का सर्कल चला रही है, वो अपनी बीवी को पहले ले जाएगा गांव में, उसे तवीज़ लेके देगा, तवीज़ से आराम नहीं आएगा, फिर गांव के डॉक्टर क्वैक के पास जाएगा।
अगर वहाँ से भी नहीं सर्वाइव करेगी फिर वो हॉस्पिटल जाएगा। तो गाँव की ये रियलिटी है। तो गाँव में आप उस बंदे को वोट देते हैं जो आपका फ़ोन उठाए, जो आपके गलत सही जो काम आप उसे कहें वो आपसे पूछे मत कि ये गलत है या सही। अच्छा नाज़ली, तो अगर ऐसी बात, तो जो ये बात कर रहे हैं कि गाँव के लोग जो हैं वो फ़ोन पे वोट देते हैं, तो इसका मतलब है उनके नुमाइंदे तो ज़्यादा अकाउंटेबल हैं, जो हम अंग्रेज़ी में कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, तो ये अच्छी बात ना हुई? ये अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि वो तो उसी चक्कर में ही है कि चौधरी या वडेरा मुझे वो राशन दे देगा, मेरी बेटी की शादी करा देगा, मुझे स्कूल में दाखिल करा देगा। और जैसे इन्होंने बात की है ना कि इलेक्शन, अगर आप काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ना हो ना, तो वो उसको तरजीह देते हैं जो थाने जाएगा। क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा हम 2 जीते, हम दौड़ेगी थाने में, हमारी एक वोटर को पकड़ के ले गए। रात के 11 बजे हम चली गई। मैंने कहा, "जी, आप क्यों यहाँ पे आई हैं? आपका क्या काम है? ये तो नाज़िम का काम है।" हमने कहा, "जी, हमारी वोटर है, पकड़ के लाए हैं उसे।" तो ये चीज़ें चलती हैं और औरतों पे तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं, "औरतों को क्या ज़रूरत है? इनको रोटी कपड़ा चाहिए, खा रही हैं, चुप करके बैठी रहें। हमने फैसले करने हैं।" फैसले भी यहाँ मर्दाना होते हैं और उनसे कभी नुमाइंदे भी कभी उनसे जाकर नहीं मिलते। कभी किसी नुमाइंदे को मैंने नहीं देखा कि वो खेत में गया और औरतों से पूछा हो कि, "हाँ जी, आपको क्या परेशानी है? आपको दवाई मिलती है कि नहीं मिलती साल में? आपको कोई डॉक्टर चेक करने आता है कि नहीं आता?" तो वो कैसे तब्दीली होगी? तो वोट ये उसने बताइए, देना है ये जो वडेरा के कहने औरतें, पे। ये औरतें जिनके साथ आप काम करते हैं, उनको भी तो नज़र आता है ना, उनसे कोई मिलने नहीं आ रहा, उनके कोई मसाइल नहीं हल कर रहा। वो क्या अपना वोट बदलती हैं इस बात पे, बात कोई ना सुन, आए तो? उनको ये होती है कि चौधरी साहब के घर में चली जाऊँ, जाके उससे कहूँ कि मेरी बच्चा बीमार है, उसको दवाई ले दें, या मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए वो दे के पकाने चावल दे दें। तो वो इस चक्कर से वो निकलने नहीं देता उसको। इसलिए वोट कभी भी वो इस सोच में नहीं डालेंगी। वो कहेंगी जो चौधरी ने कहता सीधा तो तुसी सानू आके राशन डाल के देना आपने, हमें आपको वोट दें। हम तो चौधरी को जानते हैं, जिधर चौधरी कहेगा उधर तो जो डाल देंगे। आपने जिन औरतों को वो ट्रेन किया वो तो है, देंगी, वो तो हर सूरत देंगी, वो अपने नुमाइंदे को ही देंगी। उनका नुमाइंदा खड़ा है, उनको पता है, वो हुकूमत से लड़ना जान गई हैं, कितना उनको अरसा पता लगा है। आपको वहां से यहाँ तक लाने में? 30-35 साल गुजर गए हैं इन चक्करों में चलते हुए। ये अरसे होते हैं, ये सालों की बातें हैं, सदियों पे चलती हैं ये चीज़ें। तो पाकिस्तान में तब्दीली कभी भी नहीं आ सकेगी। मैं उनको समझाती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ कि जितना वोट मर्द का है, एक ही वोट उसका है, एक ही वोट आपका है। आप अपने नुमाइंदों को अपने मुतालबात बताएँ तो सही, उससे झगड़ा करें, उससे बहस करें और उस नुमाइंदे को बाद में फैसला करें सारी मिलके कि वोट उसे दें जो कल को आपकी बात सुन ले, आप उसके पास जा सकें। मगर ये बहुत मुश्किल हालात है, अभी ये हो नहीं सकता। अच्छा ये बताएं भंडारा साहब, कि हम इस पे भी आते हैं, मगर किसान जो हैं, ज़राअत के भी तो कुछ मसाइल होते होंगे, कि इलेक्शन में उसका जिक्र भी होता है, या बस ये वो कहते हैं पटवारी के मसाइल पे ही वोट पड़ते रहते हैं? कोई ये बात होती है कि जी हमारे किसानों के क्या मसाइल हैं? देहात में रहने वाले बंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो फंसा हुआ है आड़ती के चक्कर में, लोन्स के चक्कर में। बैंक्स के दरवाजे उस तरह से खुलते नहीं हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, तो वो उस चक्कर में आके अपनी बहुत सी समझ बूझ जो है वो खो देता है और उस तरह से प्रायोरिटी नहीं दे पाता जो हम इलेक्शंस के अंदर या डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर देखते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ ये हुआ है शुरू से अब तक, जो हम देख रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ या हमारे फेलो फार्मर्स या आप सारे लोग बैठे देख रहे हैं, हम देहातों को डेवलप नहीं कर पाए। हमारी प्रायोरिटी फोकस शहर रहे शुरू से लेकर अब तक। देहातों के अंदर हमने कारखाने नहीं लगाए, देहातों के अंदर हमने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, वाटर सप्लाई स्कीम्स और जिस तरह डिजिटल डेरा की पहले बात की, इस तरह की टेक्नोलॉजी हमने दी ही नहीं। ज़रा बताएं ना हमें कि ये डिजिटल एग्रीकल्चर क्या हुआ? हमें तो पता है, देखिए ना, ये गाय भैंसें और ये बकरियां शकरियां होती हैं, सरसों के खेत होते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई सेंसस नहीं है, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे आप पता चला सकें कि किस खेत के अंदर कितना पानी लगाना है, तो आप बिल्कुल पंजाबी के अंदर अन्नेवाही पाओगे खाद पानी। तो जब आप बैलेंस, राइट इंफॉर्मेशन, राइट टूल्स और राइट टेक्नोलॉजी देंगे फार्मर को, तो वो जदीद होगा। तो उसकी मतलब मैं अगर आसान ज़बान में समझना चाहूँ, तो आप ये करते हैं, एक तो आपने सबको बुलाया, क्लास लगाई, लैपटॉप्स दिए, कंप्यूटर्स दिए, ट्रेन किया। अब आप ये करते हैं कि आप मेज़र करते हैं, मापते हैं कि किस खेत में कितना पानी है, कितना किस फसल को किस वक़्त खाद डालनी है, किस वक़्त पानी डालना है। देखिए, दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। जो मेजर प्रॉब्लम हमने सॉल्व करने की कोशिश की है वो बेसिकली कनेक्टिविटी की है। अगर किसी मेरे बच्चे को, मेरे गांव के बच्चे को कोई जॉब अप्लाई करनी है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्किल लेनी है, कोई ज़राअत के अंदर यही देखना है कि यार गंदम का रेट क्या कौन सी मंडी में चल रहा है, तो व्हाई ही शुड गो टू द सिटी टू आस्क फॉर उसमें जो उसका फ्यूल है, जो उसका एक दिहाड़ी पूरी ज़ाया होती है, तो वो वहीं पे बैठ क्यों ना कर ले। तो बेसिकली अगर आप कनेक्ट कर देते हैं किसान को दुनिया के साथ, तो आप उसकी पूरी की पूरी तकदीर बदल देते हैं आगे आने वाले वक्त की। इबाद, आप सबसे ज़्यादा लंबे अरसे से ज़राअत से वाबस्ता हैं।
क्या कोई आता है, कोई सियासतदान, कोई पॉलिटिकल पार्टी पूछते हैं कि अच्छा अगर हमारी हुकूमत आ गई तो आपके लिए करना क्या चाहिए? नहीं जी, कभी मतलब मासेस या लोगों में बैठ के वो इस तरह की बात नहीं करते। लेकिन मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि सियासतदान बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर वो स्मार्ट ना हो तो वो इतना बड़ा इलेक्शन नहीं जीत सकते। उनकी हमारी अपने वोटर्स की नब्ज़ पे हाथ होता है। वो वही बात करते हैं जो वो सुनना चाह रहे होते हैं या जिसमें उन्हें इंटरेस्ट होता है। अगर देहाती वोटर को देखें तो वो इतना स्मार्ट है कि वो 2 बड़ी पार्टियों से तीसरी पे नहीं जाता। ना वो मजहबी अनासर की तरफ जाता है, ना वो छोटी पार्टी, वो कहता है कि जो 2 लोगों का मैच फाइनल मैच होना है, मतलब वो उन्हीं 2 फाइनल खेलने वालों के बीच में ही वोट अपना कास्ट करता है। और मैंने अपने तौर पे कई दफ़ा ये कोशिश करके देखी है कि लोगों से कहा है कि हम अपने नुमाइंदों से ये चीज़ें मांगें कि जी हमारे लिए तुम डैम बनाओ, हमारे लिए बिजली सस्ती करो। लेकिन वो आपके साथ एग्री तो कर लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने छोटे जो पेटी अफेयर्स होते हैं उसी में रहते हैं। और जो हमारा सियासतदान है वो उसी चीज़ को एड्रेस करता है जिसकी डिमांड होती है। वो डिमांड के बगैर क्यों आके आपसे पूछेंगे कि जी आपको पानी चाहिए, आपको नहरें चाहिए, क्योंकि आप मांग ही नहीं रहे उनसे। चौधरी साहब, इलेक्शन जो आने वाले हैं, उसमें आपका जो पर्टिकुलर इलाका है, उसमें अगर कोई आपसे पूछने आए कि भई आपको क्या चाहिए? तो आपके लोग क्या कहेंगे? उसमें क्योंकि गुर्बत ज़्यादा है, हर आदमी यही चाहता है कि उसका कोई बिजली का मसला हल हो जाए, कोई गैस का मसला हल हो जाए, कोई उसका खाने-पीने का मसला हल हो जाए, तो वो इसी के चक्कर में रहता है। वो ज़्यादा कालाबाग डैम की बात नहीं करता है। अच्छा, नहीं कोई ब ग क मतलब चले बिजली पानी के मसले तो हर शहर में भी मिलते हैं, कोई अपने गाँव के भी मसाइल का ज़िक्र नहीं, करता है? गाँव में जो होता है वो वहाँ पे जब भी नई हुकूमत आती है तो वो अपने जिस तरह सड़कें बनाते हैं, उनके एक प्रोजेक्ट होते हैं। तो जिन गाँव वालों ने एप्लीकेशनें दी होती हैं कि हमारी सड़क बने, उनकी बन जाती है, जो नहीं देते उनकी नहीं बनती। इसी तरह जो गाँव वाले कहते हैं कि हमें पानी की टैंकियाँ बना दें, तो गवर्नमेंट उनकी टैंकी बना देती है। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि जी हुकूमत काम नहीं करती? आप कह रहे हैं नहीं, नहीं, दरखास्त दो काम हो नहीं, जाता है। नहीं, जो मैंने देखा है, जिस तरह हमारा गाँव है, तो जब से दुनिया बनी, हमारे गाँव की सड़क पक्की नहीं थी। 2 साल पहले मैंने वैसे एप्लीकेशन दे दी कि ये जो हमारे गाँव की सड़क है, जेहलम सिटी को जाती है, तो इसको बना दिया जाए। मैंने एप्लीकेशन दे के डीसी साहब को छोड़ दी। तो एक एप्लीकेशन मैंने वज़ीर आला को भिजवा दी, वैसे रूटीन में दफ़्तर में बैठ के मैं एक लड़के की ड्यूटी लगाई, उसने एप्लीकेशनें भेज दी। वो बलदियाती इलेक्शन का जब बजट आया तो उसमें वो बन गई। उसमें वो बन गई। तो इस तरह होता है कि जो आपके मेंबर हैं, वो जाके गवर्नमेंट से पैसे माँगेंगे, बजट कोई अपना प्रोजेक्ट देंगे तो वो करेगी। अगर नहीं माँगेंगे तो वो नहीं देंगे। नहीं देगी। ये कन्फर्म है। भंडारा साहब, आप उनकी सुई गैस का बजट ले जाते हैं। ये बताएं अगले इलेक्शन में क्या प्रायोरिटीज हैं आपके इलाके के लोगों की? तो मैं अगर पर्टिकुलरली अपने इलाके की बात करूं, अपनी बात करूं, तो मैं 3 से 4 चीज़ों को देखता हूं जो प्रायोरिटी हैं और जो हमारा किसानों का और देहातों का जनरल मसला है। उसमें सबसे पहली जगह पे मैं प्लेस करता हूँ क्लाइमेट चेंज को, जो आपकी मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हैं, और उसका सबसे बड़ा विक्टिम आपका ज़राअत और तो किसान है। आम जबान में बताएं ना, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा देखिए, लफ्ज है, मैं हम बड़ा आपको सुनते उसको अगर हैं उसको। बहुत आसान लफ्ज़ों में बता दूँ, आपके तो गांव में क्या होता है? पंजाब में मैं आपको बता देता हूँ, पंजाब में आपका जो वेदर रेन्स का पैटर्न पूरी तरह तब्दील हो चुका है। आप देखें दिसंबर, नवंबर और अभी जनवरी आधा हो गया है, बारिश नहीं आई है और आने का उम्मीद भी नहीं है। गंदम के खेत आपके खड़े हुए हैं, पानी का ज़ख़ीरा पहले कम है और आप उम्मीद कर रहे हैं, और फूड सिक्योरिटी में गंदम का जो आपका किरदार है पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में, वो सबसे ज़्यादा है। और उसके हम हालात पिछले चंद सालों में देख भी चुके हैं, और इस साल भी खुदा न खास्ता अगर ये बारिशें नहीं आती और हम पानी और खाद की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते, कल्टीवेशन तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी नहीं आती, ये क्लाइमेट चेंज की एक ठीक है, छोटी-सी ये मिसाल है। क्लाइमेट चेंज चलें और ठीक बताएं, है? वो उस बताएं जो सियासतदान हल कर सकते हैं, ये तो जरा। फाइनेंस उसके बाद नहीं, ये भी हल कर सकते हैं। देखिए, एडप्टेशन, क्लाइमेट चेंज की बात करता हूँ, एडप्टेशन जो है, अगर बारिश आ रही है और छाता लेके आप निकलना है, तो वो एडप्टेशन है ना, और उसकी कॉस्ट है, फार्मर तो नहीं बेयर करेगा। एडप्टेशन की कॉस्ट कौन बेयर? दैट्स द गवर्नमेंट हु नीड टू वर्क। अब दूसरी बात आ जाती है फाइनेंस की। आप, मैंने पहले भी अर्ज किया कि किसान जो है वो मंडी के अंदर, आड़ती के पास और उधार के अंदर फंसा हुआ है, ज्यादा हायर इंटरेस्ट के साथ। इसको हल होना चाहिए, कम से कम इंटरेस्ट रखते हुए बैंक्स को खोलना चाहिए दरवाजे हर तरह के लिए। क्रेडिट हिस्ट्री देखे ना, अगर मैंने नहीं, किसी का लेकिन नहीं कुछ देखिए देना। एक बात ये कि पाकिस्तान के किसानों के बारे में, और ये सवाल शायद आप सारों से ये भी कहते हैं ना कि आप लोग तो ना तो आप लोग टैक्स देते हैं,
मतलब पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसमें क्या 25% ज़राअत का हिस्सा है? 22-23%। 22-23% चलें ज़राअत का हिस्सा होगा। मगर जो पिछले साल का टैक्स था वो आप लोगों का 0.02% था शायद पूरे मुल्क से जो कलेक्ट हुआ। तो पैसे आप लोग गवर्नमेंट को देते कोई नहीं है। बेचारे ये जो सरकारी नौकरी पेशा तबका है वो पाकिस्तान के ज़्यादातर टैक्स देते हैं। पानी आप लोगों को नियरली मुफ्त मिलता है, तो आप लोग ड्रिप इरिगेशन की तरफ भी नहीं जाते, मतलब वो बहाए जाते हैं, नहरें बहाए जाते हैं पानी से। तो मतलब अब टैक्स वैक्स आप लोग मैं देते नहीं है, मांगते हैं कि फाइनेंस मैं भी अर्ज आपको। करना चाहता हूँ कि किसान को बदनाम किया हुआ है कि किसान टैक्स नहीं देता। मैं खुदा के लिए बड़े जमींदार की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे और दरमियाने दर्जे की बात कर रहा हूँ जो कि 90-95% बनता है। हम 3 तरह के टैक्स देते हैं मैम। इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम पानी की एक बूंद से लेकर चीनी की पत्ती, बिजली, हर वो चीज तो पे। खैर हर नहीं, मेरी अर्ज सुन ले, पाकिस्तानी मेरी अर्ज देता तो है ना, सुन ले, देखें, लेकिन इनकम मेरी टैक्स अर्ज तो तो नहीं सुन ले। देते ना जी जनाब। दूसरी चीज है हमारा डायरेक्ट टैक्स, जो आप पानी के आबयाने की सूरत में लेते हैं और साथ में हमसे ज़रूरी जो टैक्स है वो लेते हैं। तीसरा टैक्स जो है वो होता है हमारा एक नॉन कन्वेंशनल किस्म का टैक्स है, वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। देखिए टैक्स की क्यों देते हैं हम, आप क्यों टैक्स देती हैं? आप टैक्स इसलिए देती हैं कि हुकूमत आपको सहूलियात दे। गांव के अंदर क्या क्या सहूलतें दी हैं हमने? हमने अस्पताल नहीं बनाए गाँव के अंदर, हमने कारखाने नहीं लगाए, हमने देहातों की डेवलपमेंट की ही नहीं है। आप देखें कोई अगर कम्युनिटी सेंटर बनाना है तो वो किसी बड़े ज़मींदार की वो जगह होगी, वो ही हैज़ टू पे द बिल, ही हैज़ टू पे द उसकी जो चाय-पानी का खर्चा है। अगर आपने कोई वाटर सप्लाई स्कीम लगानी है तो उसके लिए गाँव के लोग आपको नहीं दें वो तो पैसे। ठीक है, अब लेकिन ना ये टैक्स के मैं आपको ज़रिए बता रहा हूँ। अब इनकम टैक्स की अगर बात करते हैं तो आप फार्मर को सिखाएँ तो सही इकोनॉमी डॉक्यूमेंट कैसे होती है। मैं वही बात कर रहा हूँ, फाइनेंस को अगर आप डील कर लेंगे, उसकी खातेदारी को बेहतर कर लेंगे, वो तो आड़ती के पास फँसा हुआ है। आड़ती से आप जो टैक्स लेते हैं, वो ट्रेडर का टैक्स लेते हैं। अब वो एग्रीकल्चर वैल्यू चेन का हिस्सा है, आप उसको टैक्स रेट पे क्यों नहीं लाते? हमारी ज़राअत को आप इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो हम टैक्स मैम हर तरह से देने को तैयार भी हैं, देते भी हैं। मुझे आप क्रेडिट कार्ड तो दे नहीं सकते। हर महीने आप मुझसे बिजली का बिल लेते हैं, जबकि मेरी जो क्रॉप है वो 6 महीने बाद आनी होती है। ये कहाँ होता है दुनिया में? आप तनख्वाह से तो कटवा सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि 6 नहीं महीने नहीं, साल के एंड पे फाइल होता है। देखें पूरी दुनिया में मैं साल के आपको एंड पे, एक सेकंड जरा इबाद की तरफ आ जाए, बात करें। देखिए साल के एंड पे जो आपकी इनकम होती है ना, बाकी सारी चीजें हटा के अमूमन एक टैक्स फाइल होता है जो इनकम पे होता है। तो इनकम पे क्यों नहीं लगना जी चाहिए? और एक तो जी ये एक गलतफहमी कह लें या मिस इन्फॉर्मेशन है। 2001 में पंजाब असेंबली ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे कानून बनाया हुआ है, जो कई साल शुरू में हुकूमत ने खुद नहीं नाफिज किया, लेकिन पिछले 10 साल से मेरे जैसे ज़मींदार एग्रीकल्चर फिक्स टैक्स भी दे रहे हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। इस वक्त जो फार्मर पे टैक्स लगा हुआ है वो 5 एकड़ से आपकी अगर किसी फार्मर की ज़मीन ज़्यादा है या उसकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे करता है। अब मैं ऑन एयर ये नहीं बताऊंगा कि मैं कितना दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं पिछले 10 साल से बाकायदगी से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स दे रहा हूँ। जिस फार्मर से हुकूमत मांगती है वो दे रहा है। अगर कहीं पे हुकूमत की अपनी मशीनरी का फॉल्ट है या कहीं पे पंजाब के अलावा दूसरे सूबों में हो सकता है शिकायत हो, लेकिन पंजाब में जो मैक्सिमम 15% तक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज है, जो हमारी आमदन का 15% है। उसके अगर आप ऑपोजिट ये देखें कि 15% टैक्स के मुकाबले में हमें मिल क्या रहा है, तो अगर हमारा बिजली का ट्रांसफार्मर जल जाए, हुकूमत हमें नहीं बदल के देती, हम अपने पैसों से ठीक कराते हैं। सड़कें हमारे पास नहीं हैं, सेहत हमारे पास नहीं है, स्कूलिंग हमारे पास नहीं है, फिर भी हम 15% इनकम टैक्स देते हैं। जो ये कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगा हुआ, मैं अपने चालान आपको पेश कर सकता हूँ पिछले 10 साल के, जो मैं रेगुलरली पे कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि ये आप कह सकती हैं कि हम एफबीआर को नहीं देते, हम पंजाब गवर्नमेंट को देते हैं, वो एक गवर्नमेंट का सेटअप है। तो पाकिस्तानी फार्मर जो है वो अपने पाँव पे खड़ा है। अगर आप बॉर्डर क्रॉस करें, यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर इंडिया शुरू हो जाता है। इंडियन फार्मर की सब्सिडी आप बंद करें, 6 माह के बाद इंडियन एग्रीकल्चर कोलैप्स कर जाएगा। इंडियन फार्मर की सब्सिडी पाकिस्तान के पूरे बजट से ज़्यादा है। तो पाकिस्तानी फार्मर के साथ अगर जो होने वाली ज़्यादतियाँ या लापरवाहियाँ हैं, वो इस टैक्स के मुकाबले में बहुत बड़ी हैं, लेकिन फिर भी हम टैक्स देते हैं। जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं मैं उनको कहता हूँ कि वो गलत है। आपकी तरफ आते हैं चौधरी साहब। इलेक्शन आने वाले हैं, आपने तो अभी रिसेंटली ज़राअत शुरू की है।
अब अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी ज़राअत को, कमर्शियल सतह पे ले जाना चाह रहे हैं, तो उसमें ये जो हुकूमत की पॉलिसी आपकी कितनी मददगार हो सकती है? मैंने 2015 से शुरू की थी, तो उस वक़्त मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ने जो आपका ड्रिप सिस्टम है और जो स्प्रिंकलिंग है उसके लिए 67 अरब रुपए आया था। तो उसमें मैंने उनसे जो अपना ड्रिप सिस्टम भी लगवा लिया है और ड्रिप भी दूसरा जो स्प्रिंकलिंग है वो भी लगवा लिया, और मेरा जो उसमें शेयर था वो 40 लाख रुपया था, और मैंने गालिबन को 4 लाख या कुछ इस तरह पे किया था जी। तो आपसे बात करके तो चौधरी साहब ये लगता है कि पाकिस्तान में बस जमहूरियत आपके इलाके में बड़ी काम कर नहीं, रही नहीं, है। ये नहीं है, मेरा ख़्याल है जो एरिये के लोग गवर्नमेंट से अटैच रहते हैं, उनको बेनिफिट मिलता रहता है क्योंकि फंड उधर पड़े हुए हैं। आपके लोगों से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, आपकी पीआर अच्छी है, आप कोई पैसे-शैसे लगाते हैं या आप कोई कोई उनको कोई भेजते हैं, देसी मुर्गियाँ, अंडे, आपके काम कैसे हो अच्छा, जाते इसमें हैं? फिर मैं थोड़ा-सा ईमानदारी पे आता हूँ कि हमने जब फ़िश फार्म शुरू किया था, तो मैं फ़िश फार्म के डिपार्टमेंट चला गया था। तो वहाँ पे उन्होंने हेजिटेट नहीं किया कि आप किधर हैं, वहाँ पे एक असिस्टेंट डायरेक्टर साहब चले सीधा मेरे फार्म पे। तो उन्होंने आके सारा उसको देखा, एरिया क्या है, कितना बनाना है, कितना डीप बनाना है। तो जब तक वो कंस्ट्रक्शन होती रही वो आते रहे। ये यकीन करेंगे, वो मैं कहता हूँ वो हमारे लिए मुफ्त काम करके जाते हैं, ये फ्रैंकली। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि जी मुफ्त काम करते हैं तो जमहूरियत तो आपके इलाके में तो काम कर रही है, इसका नहीं, नहीं, मतलब है। असल आप उनसे अटैच नहीं होते जी। नाज़ली, आप तो 35 साल से अटैच्ड हैं और आपके इलाके में जमहूरियत काम नहीं कर रही, चौधरी साहब की तो बड़ी अच्छी तरह से काम कर रही है, तो ये काफ़ी फ़र्क है। वो तो सारा उन्होंने कहा जी मेरे ताल्लुकात हैं, मेरी दरख्वास्त दे दे तो ना। हम जो बात कर रहे हैं, जो मेरी तरफ से आ रही है, मेरा काम था कि खेत मजदूर औरतों को ट्रेनिंग देनी, उनको अवेयरनेस देनी, उनको कि आपके हकूक क्या-क्या हैं, आप कैसे इसको हासिल कर सकती हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब बैंकों से जो कर्जा है ना, औरतों को तो मिलता ही नहीं कर्जा, ना उनके नाम पे ज़मीनें हैं। वो कुछ ले ही नहीं सकती, तो कहते तो फिर तब्दीली कैसे वो औरतों की आप सोचते हैं। ये जद्दोजहद है हमारी कि आप लोग अगर ठीक है इस वक़्त इस पोज़ीशन में तालीम उनके पास है कोई नहीं, सेहत उनके पास है कोई नहीं, कच्चे घर अभी भी हैं, अगर आप कहें तो चले जाएँ तो। तो उनको ये अवेयरनेस है कि कम से कम आप अपने नुमाइंदे को तो बुलाएँ ना, उसको बताएँ कि हमें ये तकलीफ़ें हैं। तो आपके इलाके में और चौधरी साहब का जो एक्सपीरियंस है, फ़र्क ये उनको पता है वो क्या माँग सकते हैं किस महकमे में जाके, आपके इलाके में लोगों को नहीं पता। मैं सिर्फ़ औरतों की बात करूँगी, बाकी तो मर्द फ़ायदा ले रहे हैं। उन्होंने बैंकों से ट्रैक्टर भी ले लिए, उन्होंने कर्ज़े भी ले लिए। तो जो औरतें हैं, असल मज़ारे औरतें जो हैं, जो काम कर रही हैं, खेत मज़दूर औरतें, उनको तो कुछ भी नहीं मिलता अच्छा, ना। 1 सेकंड रुकें क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, आपके इलाके में कितनी औरतें खेतों में काम करती हैं? जब ये लाबें नहीं लगती, लाबें लगा रही हैं, फिर कपास आ जाती है, फिर वो मकई आ जाती है, फिर सारे ये फिर नई फसलें आलू चुनने, वो ज़मीन में से गाजरें निकाल, मूलियाँ निकाल, ये जो है हरी मिर्चें, वो चुननी, तोड़नी, सारा कुछ ये औरतें ही करती हैं। अगर औरतें ना करें तो ये काम मंडियों तक पहुँचेगा कैसे? मकसद ये है कि उनको सहूलत कोई नहीं है। अब ये जो इलेक्शन आने वाला है, इसमें क्या औरतें क्या चाहती हैं? आप कि जिन जिन औरतों के साथ आप काम करती हैं, वो क्या चाहती हैं इस इलेक्शन मैंने में? आपको बताया अगर आप काड़े साइड की बात करें तो उनका तो अपना नुमाइंदा खड़ा है, वो उसको कामयाब करा लेंगे। ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो ओवरऑल पाकिस्तान में खेत मजदूर औरतों को कोई हक नहीं है कि वो नुमाइंदा अपनी मर्जी से चुने या अपनी मर्जी से अगर वोट मिल डालें। जाए नुमाइंदा तो उससे माँगेंगी क्या? उनको जब जाने नहीं देते वहां तक तो पहुंचे क्या, जो बैठे अगर मैं मर्द हूँ या मैं चलो मैं इलाके में काम कर, मैं पार्टी वाले कोई आ गया, बड़ी पार्टी मेरे पास आ गई जी, आपके पास जी मैं आपको इतने वोट दिलाती हूँ, आप मुझे 50,000 दे जाए, तो फिर मैंने उसे भरना है। चल गड्डियां आ गई हैं, चल रिक्शे आ गए, चल जाके वोट पाया, शेर मोर लाई, तलवार मोर, तो फिर वो कहाँ से बदलेंगी जब एक तो नुमाइंदे नहीं जाते, एक वो खुद उनको इतना अवेयरनेस दे ही नहीं देते। सारा दिन उसको लगाया कहाँ पे घर जा कर मुड़ के घर दे चूल्हे भी बाल ते बाल भी जम, ते वो किसको अवेयरनेस कैसे आएगी? तालीम के ज़रिए अवेयरनेस आएगी। तालीम उन खेत मज़दूर औरतों के पास है ही नहीं है। उनके बच्चों के पास तालीम ही नहीं है, ना उनके पास वहाँ पे कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज बंद है, ना यूनिवर्सिटी। अब एक ज़रा यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, कौन माँ कहेगी कि मैंने अपनी बच्ची को बीए कराया या मैं इसको पंजाब यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भेज दूँ या काड़े से या मुल्तान से या खानेवाल से? तो स्कूल माँगने के लिए कोई स्कूल बनाने कोई आता है, स्कूल कोई माँगता है। माँगती हैं, हर कोई माँगती हैं। बेचारी चीज़ अभी गैस का ही मसला आप देख लें, पानी का मसला आप देख लें, गैस घरों में आती नहीं, वो हंडियाँ कहाँ से पाएँगी? क्योंकि अब लकड़ियाँ जलाएँगी, तो वो फिर नुमाइंदे को आप अगर कहें ना, उनको अवेयरनेस है।
अगर वो माचिस जलाती है ना तो वो 10 दफा गालियां निकालती है इन बड़ी पार्टियों को कि इनका सत्यानाश होने, मेरे घर से रोटी छीन ली है। मगर वो कि उनको इस चक्कर में रखा हुआ है कि वो जो उसने बेचारे ने फिर जाके उस चौधरी के पास ही जाना है। चौधरी साहब, मेरा बच्चा 10 जमात पढ़ गया है, इनू अगे करा दियो। चौधरी ने कहना इनकी लोड़ है पढ़ के, तू बीबी इत्थे चल, इत्थे मजारे बन जा, इन्हों भेज दे खेतां ते। तो कहाँ से तब्दीली आएगी? कहाँ से ये कोई वोट का हक इनको मिलेगा और ये तब्दीली के लिए जाएंगी? इस वक्त भी डालेंगी औरतें वोट, कोई उनके कहने पे, मर्दों के कहने पे डालेंगी। उनका अपना कोई नहीं है कि मैंने किस पार्टी को देना है और वो नुमाइंदा मेरे लिए बेहतर हो। बहुत क्विकली मैं इबाद आपके पास भी आऊंगी और आपके पास भी भंडारा साहब आऊंगी। हर साल कभी गंदम का बहरान आ रहा होता है, कभी चीनी का आ जाता है, कभी एक्सपोर्ट हो रही होती है, कभी इंपोर्ट हो रही होती है। क्या वजह है, क्यों आता है ये बात बहरान? जी, इसमें एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर है, उसमें से शायद हम सब उसका मतलब समझते हैं, उसे कहते हैं डंग टपाओ, यानी कि आज का दिन गुजारो। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है ना जी, आज का दिन गुजारो की बुनियाद पे चल रहा है। जब गंदम शॉर्ट होती है, सब भाग पड़ते हैं जी, गंदम क्यों शॉर्ट है, गंदम क्यों शॉर्ट है। जो चीज़ नहीं भी चाहिए वो भी, उसके वसाइल भी गंदम में झोंक देते हैं। अगले साल क्या होता है, दुनिया सारी गंदम के पीछे लग जाती है। उसके मुकाबले में मकई शॉर्ट हो जाती है, आलू शॉर्ट हो जाता है, सरसों शॉर्ट हो जाती है, फिर हम उनकी तरफ भाग पड़ते हैं। हम अपने एग्रीकल्चर को टोटल की शक्ल में देखते ही नहीं हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी हैं और हम कितने नॉन सीरियस हैं। हमारे मुल्क में गंदम शॉर्ट इस एक साल में नहीं हो गई। 2013 से 18 के दरमियान हुकूमत ने गंदम की कीमत बढ़ानी बंद कर दी। किसान को लॉस होना शुरू हो गया। किसान बददिल होके उसने गंदम छोड़ के और मकई और दूसरी चीज़ों में जाके और नई मशीनें ख़रीद ली। जब किसान एक फसल से दूसरी फसल में शिफ्ट होता है तो मशीनें भी बदलता है, लेबर भी बदलता है, फिर वापस आसानी से नहीं आता। तो जब 2017-18 में गंदम का बहरान आया तो लोग समझे पता नहीं मौसम ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। वो 5 साल में ज़मींदार के साथ हुई हुई ज़्यादतियाँ थीं। जब हमारे एक तरफ चौधरी साहब ने ज़िक्र किया कि टनल फार्मिंग के लिए 67 अरब रुपए आया, जिसमें ड्रिप इरिगेशन भी लगी, वो क्यों तबाह हुआ? इसलिए तबाह हुआ कि हमने वाघा का बॉर्डर खोल के सब्सिडाइज्ड इंडियन सब्जियों को आने दिया। इधर आपके फार्मर ने करोड़ों रुपया लगाया था कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्जियां उगाने के लिए, आपने उसे मुनाफा नहीं कमाने दिया। तो हमारे एग्रीकल्चर की कहानी ये है कि हम सरप्लस मैनेजर नहीं हैं। हम सरप्लस मैनेजमेंट में इतने कमज़ोर हैं कि हम सरप्लस को डेफिसिट में बदल देते हैं। हमारे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हमारी जितनी मेजर क्रॉप्स हैं हम सब में सरप्लस हैं। हम किसान को जब मुनाफा नहीं कमाने देते, हम किसान पर कोई कदगन लगाते हैं, किसान को डिस्करेज करते हैं, तो किसान वो फसल छोड़ जाता है। गंदम की कहानी यही है कि हमने किसान को इतना डिस्करेज किया, किसान को नेट लॉस आया, किसान ने वो फिर स्विच किया मकई और आलू और सरसों की तरफ। वो क्रॉप्स प्रॉस्पर कर गई और गंदम में हम फंस गए। तो ये हमारी एक मिस मैनेजमेंट की कहानी। लेकिन बनारस साहब, इस पे आप अगर आपको जाए, मगर मुझे ये बताएं ना कि गवर्नमेंट एक प्राइस बनाए, फिर किसान उस प्राइस पे, फिर गवर्नमेंट ना बढ़ाए तो किसान स्विच कर जाए। बेहतर नहीं होगा कि अब मार्केट की जो सप्लाई डिमांड है, किसान को सरसों में फायदा है वो सरसों उगाए, उसे आलू में फायदा है वो आलू उगाए। कोई चीज कम हो जाती है तो दूसरी से इतना पैसा आ जाए कि हुकूमत इम्पोर्ट कर ले। देखिए आयशा, पहले तो यही था। पेंडेमिक कोविड आने से पहले तो यही था कि हम बाहर से, और फिर उसके बाद एक इंटरनेशनल जंग का भी वाकया हुआ, उसके बाद नहीं, यही लेकिन था। गंदम की सपोर्ट प्राइस तो मैं बड़े आपको अरसे वही से। अर्ज कर रहा हूँ ना। देखें, जब आपने फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान की बात करनी है तो फिर आपने इंटरनेशनल दुनिया को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपने अपने मुल्क की जो 240 मिलियन की आबादी है उसको फोकस रखते हुए पॉलिसी बनानी है। अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट को देख के चलना है फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। गंदम हमारी जो खुराक है, स्टेपल फूड, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके बाद बगैर हमारा गुजारा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको गंदम उगानी ही उगानी है, चाहे आप इस तरफ देखें चाहे आप उस तरफ देखें। प्रॉब्लम आता है पॉलिसी डिस्ट्रप्शन का। पहले तो हमारी हुकूमतें टूटती थीं, साथ ही पॉलिसी डिस्टर्ब हो जाती थी। फिर असेंबलियां तो चली, लेकिन जैसे ही नई असेंबली और नई हुकूमत आई उसकी पॉलिसी डिस्टर्ब हो गई। वो पॉलिसी जो पहले थी वो खत्म हो गई। ये पहली दफा अभी हमने देखा है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ की पिछली थी, जो उसके बाद अदम एतमाद के बाद आई, उसने जो एग्रीकल्चर की पॉलिसी और जो SIFC जो कॉन्स्टिट्यूट हुई, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एग्रीकल्चर को देखा, वो इंटरम सेटअप में भी आई। इंटरम सेटअप वो अभी लेकर चल रहा है। अब ये देखना है 2024 में उसका क्या बनता है। नए इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट आती है वो क्या करेगी। पॉलिसी डिस्ट्रप्शन और आपका फोकस, ये दो बड़े डिफरेंट है।
आप जब देखें मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि पिछले साल 4000 हमारी सपोर्ट प्राइस थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी सी कम थी। इस वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, लेकिन सपोर्ट प्राइस हमने 4000 ही की है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रेट मुनासिब है। अब या तो हम इंटरनेशनल मार्केट को देख लें या हम अपनी फूड सिक्योरिटी को देख लें। हमें छोड़ना पड़ेगा इंटरनेशनल कंपैरिजन को, फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर लें, उसके बाद सरप्लस चाहे आप कहीं दें या ना दें, लेकिन आपको सबसे पहले अपने मुल्क का सोचना है। वो सोचेंगे, गंदम में खुद कफील होंगे। और बहुत मशहूर मकूला है, मैं अक्सर ये कहता हूँ, अगर आप अपने किसान को पैसे नहीं देंगे तो आपको दूसरे मुल्क के किसान को देने पड़ेंगे। सो सेव योर फार्मर, अपने फार्मर को पैसा दे के सेव कर लें, वो आपके काम आ जाएगा। तो सोचना पड़ेगा और पॉलिसी में डिसरप्शन नहीं होगी, और चौधरी साहब ये कहते हैं कि दरखास्तें दें तो काम हो जाएगा, और नाज़ली ये कहती हैं कि अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, ख़ास तौर पे ख़वातीन की। ये तमाम मसाइल हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, देखते हैं कि इन इलेक्शन में आपके वोट से क्या बदलेगा, हमारे वोट से क्या बदलेगा। आयशा तंजीम को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।